मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग फिर देखते हैं जनन स्वास्थ्य का एक अगला टॉपिक जो है नपुंसकता। नपुंसकता को हम लोग कहते हैं बांध्यता, अनुर्वरता या बांझपन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनफर्टिलिटी। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी। इसके बारे में देखेंगे। इस चैप्टर का यह 6ठा वीडियो है। तो धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में, जनन स्वास्थ्य के बारे में अपने ज्ञान को विकसित कर रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए कि बांध्यता किसे कहते हैं, नपुंसकता क्या है, इसी का एक अलग नाम है अनुर्वरता, नपुंसकता, बांझपन, बांध्यता, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये क्या है? तो बांझपन, आप लोग बांध्यता, अनुर्वरता शब्द से परिचित नहीं होंगे, लेकिन बांझपन और नपुंसकता ये दो शब्द बहुत ही काफ़ी प्रचलित हैं। हर कोई इसके बारे में पहले से जानते होंगे। इसी का अंग्रेजी में होता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इसी का अंग्रेजी है। तो यहाँ पे हमने चारों शब्दों को लिखा है, बांध्यता, अनुर्वरता, नपुंसकता और बांझपन, और अंग्रेजी में इसको लिखा है इनफर्टिलिटी। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा ग्रामीण परिवेश में जाएं, जहाँ पर हमारा घर है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। आप लोग सोचिए कि जहाँ पर आपका घर है उसके आसपास या आपके गांव में, आपके मोहल्ला में, आपके शहर में, आपके कस्बे में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे संतान नहीं है। तो आप नज़र दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शादी के बहुत साल हो गए, जिनके शादी के कई साल के बाद भी उनको संतान नहीं हुआ है। वे काफ़ी परेशान हैं। उनको क्या होता है ग्रामीण परिवेश में कि गांव के लोग अक्सर ताना मारते हैं कि तुमको बाल बच्चा नहीं हुआ है, तुम क्या है, बांझ है, तुम्हारा मुंह देखने से अशुभ होगा। ऐसे मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, समाज में प्रचलित अवधारणाएं हैं, लेकिन ये सब विज्ञान से परे है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो गांव में क्या है कि जब तक, ग्रामीण परिवेश में अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या है कि जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होती है तो उसको शुभ नहीं माना जाता है। जब कोई व्यक्ति शादी करता है तो अगर उसे बाल बच्चा हुआ, उसे अगर संतान की उत्पत्ति हुआ, तब कहते हैं कि ये ठीक है। अगर कोई बांझ होता है तो उसको लोग दूसरे दृष्टि से देखते हैं। तो हम लोग आखिर बांझपन किसे कहेंगे? यह एक समस्या है या यह क्या है, नहीं है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो देखते क्या है कि अक्सर ग्रामीण परिवेश में क्या होता है, अशिक्षा के कारण, अज्ञानता के कारण बांझपन होने का या नपुंसकता का सारा दोष स्त्रियों पर थोप दिया जाता है। स्त्रियों को हमेशा दोषी माना जाता है संतान उत्पत्ति नहीं होने के कारण। मान लिया जाए कि एक दंपत्ति है, यहाँ पर एक दंपत्ति है जिसका नाम है एक्स, जिसका नाम मान लेते हैं कि राम है, और इसकी शादी हो गई सीता से। ये दोनों दंपत्ति है, पति पत्नी है। ये क्या है? पति है और ये पत्नी है। शादी होने के बावजूद कई सालों तक इसे कोई एक भी संतान नहीं हुआ। तो अक्सर क्या देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में जो ये लड़की है जिसका नाम सीता है, ये काल्पनिक नाम है, इसे हमेशा दोष दिया जाता है। जो गांव में जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे या जो घर में जो बूढ़ी सास होगी, वो हमेशा ताना मारती है कि तुम्हारे कारण बाल बच्चा नहीं हुआ है। कई परिस्थितियों में हम लोग क्या देखते हैं कि लड़का, ये जो राम है, ये दूसरी शादी कर लेगा। ये क्या करेगा? एक नई लड़की से शादी कर लिया। हो सकता है इसके साथ भी बच्चा नहीं हो, या हो सकता है यहाँ पर बच्चा हो भी। ये चांस फैक्टर है। तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश में अशिक्षा के कारण, अज्ञानता के कारण ऐसा होता है कि नपुंसकता का या बांझपन का, संतान नहीं होने का जो सारा दोष स्त्रियों को थोपा जाता है, स्त्रियों को दोषी माना जाता है कि तुमको बच्चा नहीं हुआ। लेकिन अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें, चूँकि वो लोग तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास उतना तो विज्ञान का नॉलेज नहीं है, तो वो सबसे कमज़ोर स्त्री है, तो चलो उसे ही दोषी माना जाए कि तुम्हारे कारण बाल बच्चा नहीं हो रहा है, तुम इस परिवार के लिए अशुभ हो, और उसे तरह तरह के मानसिक और शारीरिक यातनाएं देते रहते हैं। कई बार तो ये दूसरी शादी भी करता है। अब देखिए होता क्या है, साइंस की दृष्टि से देखें तो इसमें XY क्रोमोसोम होता है। जो बॉय है
वहाँ पर वाई है, वाई नहीं तो बॉय नहीं, वाई नहीं तो बॉय नहीं, नो वाई नो बॉय। तो पुरुष में क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है, और स्त्री में क्या है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है। इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो ये वाई क्रोमोसोम जो है ये क्या करता है, संतान के लिए, पुरुष होने के लिए जिम्मेदार है, और ये एक्स क्रोमोसोम किसके लिए जिम्मेदार, स्त्री होने के लिए जिम्मेदार है। अगर ये एक्स एक्स मिलेगा तो क्या होगा, लड़की पैदा होगा, और ये एक्स वाई मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना तो लड़की पैदा हो रहा है ना लड़का पैदा हो रहा है, तो आखिर क्यों नहीं पैदा हो रहा है? तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर से जांच करवाना होगा, पैथोलॉजिकल जांच करना होगा, और डॉक्टर की सलाह लेनी होगी कि आखिर संतान की उत्पत्ति क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग नपुंसकता की परिभाषा को देखेंगे। आखिर नपुंसकता किस स्थिति में कहेंगे? क्या कोई व्यक्ति आज शादी किया और उसे 10 दिन के बाद, 1 महीना के बाद अगर वो गर्भधारण लड़की नहीं की तो क्या उसे नपुंसक कहेंगे? या 6 महीना के अंदर उसे गर्भधारण नहीं हुआ तब नपुंसक कहेंगे, या कितने दिनों के बाद? तो देखिए, इसका एक सर्वमान्य परिभाषा यहाँ पे दिया गया है कि अगर कोई दंपत्ति मतलब पति पत्नी, दंपत्ति का मतलब होता है पति पत्नी, लगातार 2 वर्षों तक, इसे 2 वर्ष तक को हम लोग वेट करते हैं, 2 वर्ष तक अगर कोई पति पत्नी उन्मुक्त रूप से, उन्मुक्त का मतलब होता है स्वच्छंद, खुले रूप से, उन्मुक्त मतलब खुले रूप से, या इसको अगर और आसान भाषा में कहें तो ये होगा असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध का मतलब हुआ बिना किसी प्रोटेक्शन का, बिना किसी सुरक्षा कवच का। तो सुरक्षा कवच के रूप में क्या यूज होता है? तो सुरक्षा कवच के रूप में यूज होता है निरोध, जिसे कहा जाता है कंडोम। अगर कोई स्त्री पुरुष पति पत्नी बिना कंडोम का शारीरिक संबंध बनाता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहता है, कितने वर्षों तक? लगातार 2 वर्षों तक, फिर भी अगर संतान की उत्पत्ति नहीं हो, वो सत्ता अपने बच्चे को जन्म देने में असमर्थ रहता है, तब इस स्थितियों को क्या कहेंगे? नपुंसकता कहेंगे। इसका मतलब है कि अगर 2 साल तक बिना किसी निरोध का, बिना किसी कंडोम का अगर शारीरिक संबंध कोई दंपत्ति बनाता है, कोई पति पत्नी आपस में बनाता है और सुरक्षित यौन संबंध 2 वर्ष तक बनाता है, फिर भी अगर उसे संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तब उस स्थिति को क्या कहेंगे? नपुंसकता कहेंगे, इनफर्टिलिटी कहेंगे, या इसका दूसरा नाम क्या है? वंध्यता, अनुर्वरता या बांझपन कहेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे नपुंसकता। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, आखिर ऐसी नपुंसकता क्यों होती है? तो देखिए, यहाँ पे हमने कुछ कारण को लिखा है। पहला, शारीरिक कारण, जन्मजात और रोगजन्य कारण। तो जैसे शारीरिक कारण क्या है? तो शारीरिक कारण में क्या है कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो दिल के मरीज हैं, या फिर डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर कोई मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। तो ये शारीरिक स्थिति सामान्य नहीं होने पर भी नपुंसकता की स्थिति होती है, क्योंकि ये शुक्राणुओं के स्थिति को प्रभावित करता है, शुक्राणुओं की काउंटिंग को प्रभावित करता है। कुछ जन्मजात कारण भी है, जैसे मान लिया जाए कि किसी के टेस्टिस में ट्यूमर हो गया, किसी के टेस्टिस में स्पर्म बनने की जो गति है या स्पर्म बनने का जो काउंट है वो प्रभावित हो रहा है, इसके कारण भी क्या होगा? नपुंसकता की स्थिति हो सकती है। या उसी ढंग से अगर हम स्त्री के केस में देखें तो किसी स्त्री में के अंडाशय में अगर अंडाणु नहीं बन रहा है या अंडाणु परिपक्व नहीं हो रहा है, तो भी क्या होगा? नपुंसकता की स्थिति बन सकती है। तो नपुंसकता किसी में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है, स्त्री में भी हो सकता है। लेकिन जो सोच है लोगों का, ये अज्ञानता बस हमेशा स्त्री को दोषी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए, और जब जांच होगा तभी पता चलेगा कि आखिर दोषी कौन है ना। तो शारीरिक कारण में क्या होगा? अगर किसी ऐसी बीमारी से लोग ग्रसित है जिसके कारण शुक्राणुओं की संख्या प्रभावित हो रही है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं है, तब क्या होगा? ये नपुंसकता का शिकार हो जाएगा।
दूसरा है मनोवैज्ञानिक। अब देखिए मनोवैज्ञानिक, तो मनोवैज्ञानिक शारीरिक संबंध बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को सहज रूप से तैयार होना पड़ता है। अगर हम लोग शारीरिक संबंध जो सेक्सुअल रिलेशन होता है, सेक्स संबंध होता है, अगर उसकी स्थिति को देखें तो ये 4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होता है, किसी पुरुष के लिंग में करापन आता है, लिंग में करापन। उससे भी पहले क्या है, लिंग में करापन आने से भी पहले है, इससे भी पहले है मानसिक तैयारी। कोई भी व्यक्ति पहले मेंटली प्रिपेयर होता है। शारीरिक संबंध बनाने से पहले क्या होता है, वो मानसिक रूप से पहले तैयार होता है। जब वो मानसिक रूप से तैयार होता है उसके बाद क्या होता है, उसके पेनिस में करापन आता है, लिंग में करापन आता है। जब लिंग में फिर करापन आता है इसका मतलब है क्या, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इरेक्शन इन पेनिस। जब लिंग में करापन आएगा तब क्या होगा, योनि में लिंग का प्रवेश करना, लिंग का प्रवेश करना। और चौथा स्थिति क्या होगा, चौथा स्थिति होगा वीर्य रस खलन, स्पर्म इजेकुलेशन। तो ये 4 स्थिति है। तो मनोवैज्ञानिक कारण बहुत बड़ा फैक्टर है कि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के साथ तभी शारीरिक संबंध बना सकता है जब वो मेंटली प्रिपेयर हो, मानसिक रूप से तैयार हो। इसके लिए क्या है कि सेक्स करने की इच्छा हो, मन में पहले सेक्स करने की इच्छा जगनी चाहिए, उसके अंदर ये जिज्ञासा हो, उसके अंदर शरीर में काम वासना जगे, उत्तेजना हो, शारीरिक रूप से वो तैयार हो कि हाँ हमें सेक्स करना है। अगर वो मेंटली पूरा तैयार है तभी जाकर उसके लिंग में करापन आएगा, उसके पेनिस में इरेक्शन होगा। अगर उसका लिंग पूरी तरह से इरेक्ट नहीं है, पेनिस में पूरी तरह से करापन नहीं है, तो फिर क्या होगा, योनि में लिंग आसानी से प्रवेश नहीं करेगा। और इसके कारण क्या होगा कि ये जो शारीरिक संबंध की क्रिया है ये प्रभावित होगी और सही से सहवास नहीं हो पाएगा, कोपुलेशन सही से नहीं होगा। और तीसरा क्या है, चौथा जो है ये वीर्य रसस्खलन। तो वीर्य रसस्खलन कब होता है, जब व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो चरमोत्कर्ष पर जब पहुंचता है, क्लाइमेक्स पर पहुंचता है, तो स्पर्म का इजेकुलेशन होता है, स्पर्म निकलता है। लेकिन मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा हो कि जो ही अपने पेनिस को किसी स्त्री के शरीर में, योनि में प्रवेश करे और उसका वीर्य रसस्खलित हो जाए, या योनि में लिंग को प्रवेश करने से पहले ही वीर्य रसस्खलित हो जाए, वीर्य उसका निकल जाए, शुक्राणु उसका बाहर ही निकल जाए, तो क्या वो माता पिता बन सकता है, वो दंपति क्या संतान को उत्पन्न कर सकता है? तो नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, उसे डॉक्टर से सलाह लेना होगा और डॉक्टर यह जानेंगे कि किस स्थिति में प्रॉब्लम है। आखिर स्पर्म भी सही है, ओवम भी सही है, तो फिर आखिर ये माँ बाप क्यों नहीं बन रहा है? हो सकता है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं हो, उसका मनोवैज्ञानिक इलाज कराना होगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा है कि तनाव। अभी के जो माहौल है इसमें क्या देखते हैं कि हर एक व्यक्ति भागम भाग की स्थिति में है, वो काम के पीछे, टेक्नोलॉजी के पीछे इतने आपाधापी भरी ज़िंदगी में जी रहा है कि वो टेंशन में ज़िंदगी जीता है। और ये जो शारीरिक संबंध है ये स्वच्छंद रूप से काम वासना करने की क्रिया है। अगर कोई व्यक्ति पूरी तनाव में ज़िंदगी जिएगा तो फिर क्या होगा कि उसका जो शारीरिक संबंध बनने का जो रफ्तार है वो प्रभावित होगा। तो ज़रूरी है कि वो पूरी तरह से मेंटली खुश रहे, तैयार रहे। दूसरा है कि डिप्रेशन, ये अवसाद होने का बहुत सारा कारण है। कई बार होता है कि नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी करना है, उम्र बीता जा रहा है लेकिन उसके नौकरी नहीं है, उसके अच्छा रोज़गार नहीं है, घर में परेशानी है, घर में कोई बीमार है, या किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या हुआ कि पुराने रिश्ते कोई टूट चुके हैं, या फिर किसी ढंग का और भी समस्या है, जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, अवसादग्रसित हो रहे हैं, वो अकेलापन महसूस करते हैं,
वो किसी से बात नहीं करते हैं। तो ये सब कारणों से क्या है कि उसका माइंड जो है वो फ्री नहीं रहता है। जब माइंड फ्री नहीं रहेगा, जब मानसिक रूप से वो पूरी तरह से तैयार नहीं रहेगा, तो क्या होगा कि वो काम वासना में ज़्यादा इच्छा नहीं व्यक्त करेगा, वो काम वासना में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, सेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, और जिसके कारण उसका सेक्सुअल लाइफ प्रभावित होगा। दूसरा है कि डर और घृणा। कुछ व्यक्तियों में ऐसा भी होता है, मान लिया जाए कि किसी के साथ ऐसा हो कि वो अपने बचपन में या कभी भी ऐसा हो कि वो सेक्सुअल एब्यूज़ के शिकार हुए हों, या मान लिया जाए कि किसी के साथ बलात्कार की घटना कभी हुई हो, तो उसे ऐसा होता है कि घृणा होता है, सेक्स से घृणा हो जाता है। उसे लगता है कि ये जो सेक्सुअल रिलेशन है या जो कोई शारीरिक संबंध बनाता है, ये बहुत ही घृणित काम है, बहुत ही घटिया काम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसके अंदर शरीर में उस ढंग की उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती है, उसको सेक्स के प्रति उतनी जिज्ञासा नहीं होती है, बल्कि उसको घृणा होता है। वो शादीशुदा तो होते हैं, वो दंपति एक साथ तो रहते हैं, एक साथ तो एक बिस्तर पर तो सोते हैं, लेकिन आपस में शारीरिक संबंध बनाने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत ही घटिया काम है, या फिर उनके जीवन में जो पहले घटित घटना होती है, उनके जीवन में जो कभी ऐसी दुर्घटना घट चुकी होती है जो उसे बार बार उनके मन स्थिति को हमेशा उद्वेलित करता है, उनको परेशान करता है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण वो खुले रूप से शारीरिक संबंध नहीं बना पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब शारीरिक संबंध बनाएं तो आप पूरी टेंशन फ्री रहें, स्वच्छंद रहें और पूरी आनंद लें, सेक्सुअल लाइफ का पूरी तरह से एंजॉय करें, तभी जाकर आपका शारीरिक संबंध सही ढंग से बन पाएगा और आप संतान की उत्पत्ति कर पाएंगे। तीसरा कारण है कि शुक्राणु बनने की समस्या। कई व्यक्तियों में होता है कि शुक्राणु बनने की समस्या होती है, या शुक्राणु जो बन रहा है वो बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, किसी किसी में 0% स्पर्म काउंट है। इसको हम लोग समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई पुरुष है, अगर एक बार स्पर्म इजेकुलेट करता है, इसका मतलब है कि अगर एक बार उसके पेनिस में करापन आया, उसके लिंग में करापन आया और एक बार स्पर्म निकला, तो वो लगभग 2 से 3 ml के आसपास रहता है। ये औसत है, औसत में 2 से 3 ml। मान लिया जाए कि ये क्या है कि ये एक प्रखनली है और 1 2 3 4 5 ये ml में, तो मान लेते हैं कि ये 2 ml स्पर्म एक बार में निकला। कोई व्यक्ति अपना स्पर्म एक बार में निकाला तो कितना, लगभग 2 ml निकला एक बार में पर इजेकुलेशन। तो इसमें होता है 20 से 30 करोड़, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होता है, 20 से 30 करोड़। अब इसमें क्या है कि इसमें 60% शुक्राणु ऐसा होना चाहिए जो जिंदा हो। कितना, 60%। तो 20 से 30 करोड़ का 60% शुक्राणु जिंदा होना चाहिए। इस 60% में फिर 40% ऐसा शुक्राणु होना चाहिए जिसका हेड, नेक और टेल तीनों हो, सिर भी हो, गर्दन भी हो, पूंछ हो, ताकि उसकी गतिशीलता रहे। क्योंकि स्पर्म को, जैसे अगर हम लोग फीमेल के शरीर को देखें तो ये क्या है, गर्भाशय है, ये क्या है, योनि का, ये गर्भाशय का द्वार है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये, और ये अंडाशय है। तो यहाँ पे क्या है, ये अंडाशय है, तो यहाँ पे अंडाणु बनेगा और ये इस फैलोपियन ट्यूब में आएगा। लेकिन पुरुष क्या करता है, ये क्या है, गर्भाशय का मुंह है, तो ये क्या है, योनि, ये है योनि मतलब वेजाइना। अब देखिए पुरुष क्या करता है, अपना स्पर्म यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ से स्पर्म को चलकर यहाँ आना पड़ता है। स्पर्म क्या होता है, चलता है, और चलने में टेल मदद करता है। स्पर्म चलकर यहाँ पे आता है, ये है फैलोपियन नली, यहाँ पे आता है और इधर से अंडाणु जाती है। तो ये अंडाणु और ये जो शुक्राणु है, दोनों का मिलन होता है, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में, तब जाकर संतान की उत्पत्ति होती है। तो मान लिया जाए कि किसी स्पर्म में अगर ये पूंछ नहीं रहेगा तो इसका कौन पूछेगा, बिना पूंछ का कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये पूंछ रहेगा तभी तो चलेगा, चलने के लिए टेल चाहिए। तो स्पर्म में लगभग 40% ऐसा स्पर्म होना चाहिए जिसमें हेड, नेक और टेल, सिर, गर्दन और पूंछ तीनों होना चाहिए, तभी जाकर वो अंडाणु को निषेचित कर सकता है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है
कि स्पर्म बनने की समस्या हो सकती है, बहुत कम स्पर्म हो सकता है या बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक इजेकुलेशन में एक बार जब वीर्य रसस्खलित होता है, पूर्ण करापन पेनिस में जब पूर्ण रूप से करा हो जाता है, तब जाकर जो स्पर्म निकलता है वो लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकलता है, जिसमें लगभग 60% शुक्राणु जिंदा रहना चाहिए और उस 60% में 40% तो बिल्कुल सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, तभी जाकर कोई व्यक्ति क्या है, संतान की उत्पत्ति कर सकता है। अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर किसी पुरुष में शुक्राणु की संख्या कम क्यों हो जाती है। चूंकि हम लोग नपुंसकता को पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिटेल में देख लें कि आखिर किसी पुरुष में शुक्राणु की समस्या कम होने की समस्या की वजह क्या है। तो इसका प्रमुख वजह है शराब का लत। कई व्यक्ति क्या होता है कि इतने ज़्यादा अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा शराब पीते हैं कि उसका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। दूसरा होता है ड्रग्स और कीटनाशक दवाएं। अब देखिए कीटनाशक दवाएं कैसे हमारे स्पर्म काउंट को प्रभावित करता है। जैसे अभी हम लोग देखें तो जैविक खेती के द्वारा उपजाए हुए अनाजों को कम खाते हैं, ज़्यादातर वैसे सब्जी को खाते हैं या फल को खाते हैं या अनाज को सेवन करते हैं जो कीटनाशक के द्वारा पैदा किया है, जिस पर कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। तो ये कीटनाशक युक्त दवाई के छिड़काव से जो फसल तैयार होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे शरीर में जाकर इसका डिपोजिशन होता है, जमाव होता है और उसका असर स्पर्म के काउंटिंग पे पड़ता है, स्पर्म की संख्या पर पड़ता है। उसके बाद है धूम्रपान देखिए कि धूम्रपान जो है सिगरेट पीने की लत, तो छोटे छोटे बच्चों में देखिएगा कि किशोरावस्था से वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। और सिगरेट पीने के कारण भी क्या होता है, बीड़ी पीने के कारण क्या होता है कि उसमें स्पर्म की संख्या कम हो जाती है। और एक है कि जैसे कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन थेरेपी का यूज किया जाता है, तो रेडिएशन ये विकिरण चिकित्सा के कारण भी क्या होता है, कैंसर के इलाज के क्रम में विकिरण चिकित्सा का जो उपयोग किया जाता है उसके कारण भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर्स हैं जिसके कारण स्पर्म की समस्या है, स्पर्म काउंटिंग की समस्या है। इसलिए हमें कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे चिकित्सक से मिलनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए कि आखिर हमें क्या करना है। इसी तरह से स्त्रियों को अगर हम लोग देखें तो स्त्रियों में भी समस्या होती है, जैसे अंडाणु बनने की समस्या। अंडाणु को इंग्लिश में कहते हैं ओवम। तो जैसे हमने यहाँ पर बोला कि ये जो है इसका नाम है अंडाशय। तो अंडाशय में क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। अंडाशय में अंडाणु बनेगा। अगर कोई स्त्री है, अगर उसमें अंडाणु नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा कि जब अंडाणु ही नहीं बनेगा तो शुक्राणु से मिलेगा कौन। शुक्राणु से मिलने के लिए तो अंडाणु चाहिए। तो अगर किसी स्त्री में अंडाणु नहीं बन रहा है तो फिर नपुंसकता की समस्या होगी। दूसरा है कि फैलोपियन नलिका का बंद होना। अब जैसे ये जो फैलोपियन नलिका यहाँ पे हमने जो बनाया, इसको फिर से हम बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये बनाए, इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होगा, स्पर्म और ओवम का मिलन होगा। अब मान लीजिए कि ये ट्यूब बंद हो जाए, ये ट्यूब का जो मुंह है इतना छोटा हो जाए कि स्पर्म को इधर से घुसने नहीं दे और अंडाणु को इधर से निकलने नहीं दे। तो जब स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं देगा तो फिर क्या अंडाणु का और स्पर्म जब मिलेगा ही नहीं तो क्या निषेचन की क्रिया होगी? तो स्वाभाविक बात है नहीं होगी। जब निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो फिर संतान की उत्पत्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और उसी ढंग से है कि अगर ये निषेचन हो भी गया तो फिर लास्ट में जाकर क्या है, ये गर्भाशय में पहुंचेगा और गर्भाशय में क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग है जो ये गर्भाशय की दीवार से चिपकेगा। तो यहाँ भी बहुत ढंग की समस्या है, जिसके कारण गर्भाशय के अंदर भी तरह तरह की समस्या है, जिसके कारण क्या है कि फर्टिलाइज्ड एग जो है यहाँ पर इंडोडर्म से चिपक नहीं पाता है, जिसके कारण या फिर ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण क्या होता है कि गर्भपात हो जाता है। तो इन सब कारणों से भी क्या है, नपुंसकता या बांझपन की समस्याएं होती हैं। अगला कारण है कि कमज़ोर अंडाणु और शुक्राणु। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि एक बार में पुरुष जब अपना स्पर्म बाहर निकालता है पर इजेकुलेशन, एक बार जब वीर्य स्खलित होता है तो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकलता है। तो क्या 20 से 30 करोड़ बच्चा पैदा हो जाएगा एक बार में? ऐसा नहीं होगा।
तो उसमें जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा 20 से 30 करोड़ है, उसके बीच में फाइटिंग होता है, उसके बीच में क्या होता है, मल्लयुद्ध होता है। उसमें जो सबसे ताकतवर शुक्राणु होता है वही अंडाणु से जाकर मिलेगा। तो अगर मान लिया जाए कि शुक्राणु कमज़ोर हो जाए या मान लिया जाए कि अंडाणु कमज़ोर हो जाए, तो दोनों जब कमज़ोर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा। तो जब मिलन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, संतान उत्पत्ति नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि नपुंसकता के कई कारण हैं। चलिए एक बार फिर से देखें कि नपुंसकता क्या है और नपुंसकता के क्या कारण हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। तो मोटे तौर पर हम लोग देखें कि कोई दंपत्ति, कोई भी पति पत्नी शादी कर लिया है और शादी करने के बाद 2 साल तक दोनों एक साथ रहते हैं। जब दोनों एक साथ रहते हैं और बिना कंडोम का, बिना किसी मतलब रिस्ट्रिक्शन का, बिना किसी प्रतिबंध का अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं 2 साल तक, फिर भी अगर बच्चा पैदा नहीं होता है तब उसको नपुंसक कहते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए कि कोई एक पति पत्नी है, शादी कर ले, पति जाकर बाहर में कमाने चल जाए, पत्नी घर पर है, तो क्या बच्चा पैदा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि दोनों अलग अलग रहेगा तो हो जाएगा, या दोनों अलग अलग बिस्तर पर सो जाए तो हो जाएगा। बच्चा पैदा करने के लिए है कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनना चाहिए। अगर दूसरी बात, अगर शारीरिक संबंध बन रहा है तो क्या पुरुष अपना स्पर्म स्त्री के योनि में ना निकालकर स्पर्म को शरीर से बाहर निकाल दे तो क्या फिर बच्चा पैदा होगा? तो फिर नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि यहाँ पे जो हमने लिखा, तो ज़रूरी क्या है कि पुरुष अपना स्पर्म स्त्री के योनि में ही गिराए, वहीं पर वो रसखलित करे, स्त्री के योनि में, वेजाइना में ही स्पर्म को गिराए, तभी जाकर संतान की उत्पत्ति हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई पुरुष और महिला आपस में शारीरिक संबंध बिना रोक टोक 2 साल तक लगातार बनाता है, फिर भी अगर बच्चा पैदा नहीं होता है तो इस स्थिति को नपुंसकता कहते हैं, जिसे हम लोग बंध्यता, अनुर्वरता या बांझपन भी कह सकते हैं। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में इनफर्टिलिटी कहते हैं। और नपुंसकता होने के कारण क्या है? शारीरिक, जिसमें हम लोग बीमारी की चर्चा किए, जन्मजात भी कुछ बीमारी है, कुछ अन्य बीमारी है जिसके कारण, जिसमें डायबिटीज़ था, मानसिक बीमारी था, न्यूरॉन का प्रॉब्लम था, या ट्यूमर हो गया है, ये सब बहुत सारा कारण है। हार्ट का पेशेंट है, इन सब स्थितियों में भी क्या होता है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, स्पर्म का संख्या प्रभावित होता है। दूसरा, जैसे मनोवैज्ञानिक कारण में तनाव, अवसाद, डर, घृणा, इन सब चीज़ों की चर्चा किए। और ये तो बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है कि आप जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उससे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। आपके मन में ये उत्तेजना हो, काम वासना जगे कि आप शारीरिक संबंध बनाएंगे। आपको पहले आकर्षण होना चाहिए, उसके बाद लिंग में पूरी तरह से करापन होना चाहिए। और जब करापन होगा तो फिर क्या है कि वेजाइना में पेनिस को प्रवेश कराना होगा, और प्रवेश कराने के बाद फिर स्पर्म को वेजाइना में ही डालना पड़ेगा। ये 4 स्टेप में सेक्स होता है। और शुक्राणु कम होने का कारण क्या है? शराब का सेवन है, फिर ड्रग्स है, कीटनाशक दवाओं द्वारा जो उपजाया हुआ अनाज हम लोग खाते हैं, या फिर जो नशापान होता है, धूम्रपान होता है। तो इन सब कारणों से भी क्या है, स्पर्म का काउंट कम होता है, शुक्राणु की संख्या में कमी आती है। तो यहाँ पे स्त्रियों के केस में हम लोगों ने क्या देखा कि अंडाणु का नहीं बनना, या फैलोपियन नलिका का बंद हो जाना, या गर्भाशय से संबंधित बहुत सारी समस्याएं, जिसके कारण क्या है कि स्त्रियों में भी नपुंसकता की समस्याएं होती है। तो इन सब के समाधान के लिए अभी वर्तमान समय में कई सारे टेक्निक्स आए हैं, बहुत सारे चिकित्सा की प्रणालियां विकसित हो चुकी हैं। वर्तमान समय में जो नपुंसक व्यक्ति है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी पूरी जांच करते हैं, उसका पूरा एनालिसिस करते हैं कि आखिर वो किस वजह से वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके जो टेक्निक है उसका नाम है सहायक प्रजनन तकनीक, जिसको कहते हैं एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और इसको शॉर्ट में कहते हैं ART। जिसमें पहला है IVF, जिसमें कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका पूरा नाम होता है। IVF का पूरा नाम क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि प्रखनली शिशु इसी के अंतर्गत आता है। प्रखनली शिशु के द्वारा भी संतान की उत्पत्ति अभी बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। उसी ढंग से एक है कि GIFT का पूरा नाम होता है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एक है कि GIFT गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और एक है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये सब टेक्निक है जिसके बारे में डिटेल्स
अलग से पढ़ेंगे कि ये टेक्निक क्या है, इसमें कैसे काम करता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये देखें कि नपुंसकता की समस्या के समाधान के लिए कौन कौन से तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोग नपुंसकता की समस्या के बारे में डिटेल से समझ चुके होंगे और वर्तमान सिनेरियो को देखें, वर्तमान परिदृश्य को देखें तो भारत में 10 से 15% ऐसे व्यक्ति हैं जो नपुंसकता की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका बहुत बड़ा कारण ये तनाव भी है। तनाव तो सब समस्या का जड़ है, तनाव सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए जीवन में टेंशन फ्री रहना है, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। आप इतने खुश रहिए कि सामने वाला टेंशन में आ जाए, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप टेंशन लीजिएगा, ज़्यादा तनाव लीजिएगा तो बच्चा भी पैदा नहीं होगा और आप नपुंसक हो जाइएगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहना है, हंसते रहना है, हंसाते रहना है, खुश रहना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ना तो डायबिटीज़ होगा और ना ही किसी तरह की समस्या होगी। जो डॉक्टर के यहाँ जो दौड़ने का जो चक्कर है, हमेशा बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और कई सारी बीमारियां तनाव के कारण उत्पन्न होती है, वो सब कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बड़ा बात है कि नपुंसकता तो बिल्कुल नहीं होगा। तनाव अभी के समय में अभी जो जीवन शैली है, भाग दौड़ भरी जीवन शैली, इसमें तनाव बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। इसलिए आप लोग खुश रहिए, छोटी छोटी बातों पर खुशियाँ जाहिर कीजिए और एक दूसरों की खुशी में अपना खुशी देखिए और उसके खुशी और में शामिल होइए। खुश रहने से क्या होगा कि आपको तनाव नहीं होगा और इससे आपकी बहुत सारी परेशानियां स्वतः दूर हो जाएगी। तो आई होप आप ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होगा और आप इससे बहुत सारी चीज़ों को सीख चुके होंगे। और निसंदेह हम उम्मीद करते हैं कि नपुंसकता से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी है वो आपको मिल चुकी होगी। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि आपके हर समस्या का समाधान हम आसानी से कर सकें। और आपकी सेवा में फिर हम अगली वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे। तब तक आप इसको देखें, नोट करें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन्हीं के साथ आज की सेवा यहीं तक। थैंक यू।